नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 12,000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क निर्यात घोटाले का आरोप। और क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा सीएम बना तो एमपी में लागू नहीं होने दूंगा किसान का काला कानून। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हवा से बनेगा पानी वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी के आइडिया पर राहुल गांधी का तंज, कहा असली खतरा तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री समझते नहीं हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 12,000 करोड़ के लौह अयस्क निर्यात घोटाले का आरोप। जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर अक्सर सवाल उठाती रही है। इसी क्रम में सार्वजनिक संस्थाओं के निजीकरण को लेकर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कहा है कि यह सब अपने दोस्तों की मदद के लिए सरकार कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों में बार बार ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा अमीर दोस्तों के लिए सत्ता में आई है। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर 12,000 करोड़ के लौह अयस्क निर्यात घोटाले का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विकास के नाम पर मोदी जी भारतीय हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, हमारे दूरसंचार और सार्वजनिक उपक्रमों, यहां तक कि रेलवे को भी अपने मित्रों को बेचने का काम किया है। पिछले 6 साल में भाजपा ने अपने चुनिंदा अमीर व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने की मंशा से निजीकरण का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भूल जाती है कि देश के भीतर इन तमाम संस्थाओं का निर्माण कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने नहीं, बल्कि एक भारतवासी की मेहनत और खून पसीने से हुआ है। उन्होंने कहा कि निजी लाभ की इस जुगत के बीच सरकार का 12,000 करोड़ रुपए का लौह अयस्क निर्यात का घोटाला भी सामने आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम बना तो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने दूंगा कृषि कानून, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने वादा किया है कि वह उपचुनाव के बाद सीएम बनते ही राज्य में इन कानूनों को लागू नहीं करने का फैसला करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गुरुवार को कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस कानून के माध्यम से पूंजीवादी और कॉरपोरेट क्षेत्र को लाभान्वित करना चाहती है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कमलनाथ ने आगे कहा कि इसलिए इस कानून को किसानों के भविष्य के बारे में सोचे बिना अंधाधुंध तरीके से राज्य में लागू किया गया। किसानों के खिलाफ रईसों द्वारा रची जा रही साजिश, कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। संसद में कृषि कानून पारित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा, संसद में किसान विरोधी कानून जिस अलोकतांत्रिक तरीके से पारित किए गए हैं, भाजपा के इरादे को सीधे तौर पर साफ कर दे। इस माध्यम से बड़े घरों को फायदा पहुंचाना है। किसान, ये तीनों कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश का सीएम बन जाने के बाद मैं किसानों के हित में निर्णय लूंगा और इन 3 कानूनों को राज्य में लागू नहीं होने दूंगा। इसके अलावा मंडी कर भी लाया जाएगा। एक न्यूनतम स्तर और मंडियों के दायरे का भी विस्तार किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हवा से बनेगा पानी, प्रधानमंत्री मोदी के आइडिया पर राहुल गांधी का तंज, असल खतरा ये है कि हमारे पीएम समझते नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल ने पीएम मोदी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असली खतरा ये है कि हमारे पीएम समझते नहीं। ये भी सच्चाई है कि उनके चारों ओर कोई नहीं जिससे उनसे कुछ बोलने की हिम्मत हो। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है वह मंगलवार का है। इसमें नरेंद्र मोदी डेनमार्क की कंपनी वेस्टास के सीईओ और प्रेसिडेंट हेनरिक एंडरसन से बात कर रहे हैं। इसमें वे विंड एनर्जी को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें मोदी कह रहे हैं कि विंड एनर्जी टरबाइन के जरिए जहां नमी ज्यादा है वो हवा में से पानी सोख करके अगर साफ पेयजल बना सके तो इससे कई गांवों को पानी मिल सकता है। साथ ही पीएम मोदी ये भी पूछते हैं कि टरबाइन के जरिए हवा से ऑक्सीजन को भी अलग कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि इसमें कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इस दिशा में क्या कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। जवाब में हेनरिक एंडरसन मुस्कुराते हैं और मोदी के इस विषय पर उत्साह को लेकर काफी खुशी भी जताते हैं। साथ ही एंडरसन डेनमार्क आकर इंजीनियर्स को समझाने का न्योता भी पीएम मोदी को देते हैं। वे कहते हैं कि पीएम भारत और डेनमार्क के लिए आइडिया जनरेटर बन सकते हैं। राहुल ने इसी वीडियो को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। इस ट्वीट के बाद बीजेपी भी राहुल को जवाब देने में जुट गई है। राहुल के ट्वीट के बाद स्मृति ईरानी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस संबंध में रिसर्च से जुड़ी खबरें ट्वीट करते हुए कहा कि वक्त मिलने पर राहुल गांधी को इसे पढ़ना चाहिए। वहीं अमित मालवीय ने भी कुछ ट्वीट शेयर कर राहुल को जवाब दिया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात उपचुनाव, बीजेपी के लिए आसान नहीं है 8 सीट निकालना। जी हां दोस्तों, गुजरात में 3 नवंबर को 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोट का जोर लगाना शुरू कर दिया है। गुजरात बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि सांसद CR पाटिल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि जिन 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस के पास थी। राज्यसभा चुनाव से पहले इन इलाकों के कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से इन सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोट का जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी मजबूरन उन 5 विधायकों को फिर से मैदान में उतार रही है जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर उनका दामन थामा है, यानी कि सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है। इन 5 कांग्रेस विधायकों को बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थन देंगे या नहीं, इस बात को लेकर पार्टी भी असमंजस की स्थिति में है। पिछले चुनाव में अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह झाला को भी स्थानीय बीजेपी नेताओं की नाराजगी महंगी पड़ी थी और हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात की 8 विधानसभा सीट डांग, मोरबी, वलसाड जिले की कपराड़ा, वडोदरा की करजण, कच्छ की अबडासा, अमरेली की धारी और सुरेंद्रनगर जिले की लीमड़ी सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि धारी, अबडासा, करजण सीट बीजेपी गंवा सकती है, जबकि मोरबी और कपराड़ा सीट पर बीजेपी को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 3 नवंबर को 8 सीटों पर उपचुनाव होगा और 9 अक्टूबर से उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। 16 अक्टूबर को फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। 19 अक्टूबर को फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख है। 3 नवंबर को 8 सीटों के लिए मतदान आयोजित होगा। 10 तारीख को 8 सीटों का परिणाम घोषित होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया झटका, नहीं मिलेगी ईएमआई पर राहत। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी। रेपो रेट 4% पर बरकरार। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मतलब ये कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई डिमांड बढ़ाने के लिए रेपो रेट पर कैची चला सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बता दें कि बीते अगस्त महीने में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछली 2 बैठकों में रेपो रेट में 1.15% की कटौती कर चुका है। फिलहाल रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35% है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उम्मीद है चालू वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव में आ जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि सभी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब कोविड रोकने से ज्यादा फोकस रिवाइवल पर है। उन्होंने जीडीपी ग्रोथ अनुमान नेगेटिव में 9.5% रखा है। वहीं छोटे कर्जदारों के लिए 7.5 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार चुनाव में प्रचार कर सकेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव? जमानत याचिका पर सुनवाई कल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभी शुरू भी नहीं हुआ है और लोगों को लालू प्रसाद यादव की कमी खल रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर कल यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को 4 मामले में सजा सुनाई गई है। सभी मामलों की सजा अलग अलग चल रही है। जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं देती, तब तक सभी सजा अलग अलग चलेगी। सभी में आधी सजा काटने के बाद ही इन्हें जमानत मिल सकती है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बोला हमला, कहा क्या नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगेंगे? राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूर्णिया में राजद के दलित नेता की हत्या मामले में मेरे भाई और मुझ पर राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने झूठे आरोप लगाए हैं। इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने के लिए सिफारिश करने की मांग की थी। तेजस्वी ने कहा 7 लोग मामले में गिरफ्तार हुए हैं। उनके बयानों से यह साफ हो जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में हमारा नाम घसीटा गया है। सत्तारूढ़ दल ने मेरे भाई और मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। राजद नेता ने कहा मैं सीएम से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इतने डरे और सहमे हुए हैं कि झूठे आरोप लगाएंगे। जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके प्रवक्ताओं ने बेबुनियाद आरोप लगाए। क्या नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगेंगे?
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं मंच पर। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने गुरुवार को साफ कर दिया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजद का सीपीआई से गठबंधन नहीं हुआ था। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। पार्टी ने कहा कि वामदल, कांग्रेस और राजद के बीच आपसी एकता बन चुकी है। इस एकता में दरार डालने की कोशिश भाजपा, आरएसएस और अन्य सांप्रदायिक संगठन कर रहे हैं। एनडीए के षड्यंत्र का मजबूती से प्रतिकार करने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि महागठबंधन के सभी घटक दल साथ हैं। एआईएसएफ समेत सभी छात्र संगठन भी महागठबंधन के पक्ष में है। उसका सभी वामदलों, कांग्रेस और राजद से पूर्ण तालमेल है। माले समेत महागठबंधन में शामिल किसी भी दल से कोई मनमुटाव नहीं है। इस संबंध में एनडीए दुष्प्रचार कर रहा है, जिसे जनता पहचान चुकी है। सीपीआई ने कहा है कि पार्टी चुनाव में अपने सारे निर्णय महागठबंधन के संयुक्त भलाई को लेकर ही करती है। पार्टी मानती है कि उसकी लड़ाई सिर्फ भाजपा, एनडीए से है और वह जनता के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ किसी भी नेता विशेष को अलग से प्रमुखता नहीं दी जा रही है और न उसका अलग से पोस्टर बैनर बनाया जा रहा है। सहयोगी किसी भी दल के पोस्टर बैनर से अन्य दलों को कोई परेशानी नहीं है। सीपीएम ने अपनी 4 सीटें घोषित की। दूसरी तरफ सीपीएम ने अपनी 4 सीटों के उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कहा है कि राज्य कमेटी ने धर्मनिरपेक्ष मतों से बिखराव रोकने व भाजपा जेडीयू के जनतंत्र विरोधी गठबंधन को पराजित करने के लिए राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सीटों के तालमेल के आधार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से अजय कुमार, सारण के मांझी से सत्येंद्र यादव, बेगूसराय के मटिहानी से राजेंद्र प्रसाद सिंह और पूर्वी चंपारण के पीपरा से राजमंगल प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, बाहुबली अनंत सिंह बोले तेजस्वी बनेंगे सीएम और नीतीश जाएंगे जेल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी मैदान में कई बाहुबली और आपराधिक इतिहास रखने वाले नेताओं की एंट्री हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोकामा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का। पटना जिले के मोकामा और आसपास के इलाके में छोटे सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले अनंत सिंह कभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेता माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों के बीच तल्खियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब वे आरजेडी में आ गए हैं। अपराध के कई मामलों को लेकर अनंत इन दिनों जेल की सजा काट रहे हैं, फिर भी उन्होंने चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। राजद में एंट्री के साथ ही अनंत सिंह लगातार वर्तमान सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलते रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अनंत सिंह का एक ताजा बयान फिर सुर्खियां बटोर रहा है। राजद की सदस्यता लेने और नीतीश कुमार से जुड़े सवाल पर अनंत सिंह ने दो टूक लहजे में कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जेल जाएंगे। वीडियो में अनंत सिंह यह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है कि वे विधानसभा चुनाव में जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपे अलग अलग ज्ञापन, भाजपा पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भारत के चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अलग अलग ज्ञापन प्रस्तुत किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए मंडी कर को 1.7% से घटाकर 0.5% कर दिया है। वहीं एक और ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के बावजूद ग्रामीण सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं इससे पहले सौंपे एक और ज्ञापन में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह द्वारा कैश बांटने की शिकायत की। साथ ही साथ मंगौली के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह यादव द्वारा महिलाओं को साड़ी बांटने की भी शिकायत की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की तरफ से बिहार की जनता को लिखे पत्र में शिक्षकों में भारी नाराजगी, कहा सीएम के पत्र में शिक्षकों के लिए कोई विजन नहीं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की जनता के नाम लिखे खुले पत्र में शिक्षा और शिक्षकों के लिए कोई विजन या योजना नहीं रहने से शिक्षकों में काफी आक्रोश है। ज्ञात हो कि बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अब तक के शासनकाल में किए गए कार्यों और उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए जनता से उन्हें पुनः सेवा का मौका यानी वोट देने की अपील की है। शिक्षकों का कहना है कि बिहार जो बुद्ध, महावीर की ज्ञान स्थली व गांधी की कार्यभूमि रही है तथा ज्ञान का गौरवशाली अतीत रहा है, आज मुख्यमंत्री के इस विकास गाथा के पाती को देखकर आंसू बहाने को मजबूर हैं। शिक्षकों का कहना है कि सर्वविदित है कि किसी भी देश, राष्ट्र या समाज की उन्नति में शिक्षा की भूमिका अति अहम होती है। शिक्षा ही गुण, धर्म, संस्कार, परिकल्पना विभिन्न रूपों में प्राण संचार करती है। इतना ही नहीं, शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक क्रांति का अमोघ हथियार रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
कैग रिपोर्ट पर राहुल का निशाना, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों की स्थिति पर जारी कैग रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख पर तैनात जवानों के लिए बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपने इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पीएम ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। गर्म कपड़े 30 लाख, जैकेट दस्ताने 60 लाख, जूते 67 लाख 20 हजार और ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लाख 80 हजार। पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। दरअसल कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 की अवधि के दौरान हुए ऑडिट में पता चला कि ऊंचाई वाले और ठंडे स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों की खरीद में 4 साल तक की देरी हुई। बर्फ में लगाए जाने वाले चश्मों की भी बेहद कमी रही। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पैसे देकर टीआरपी खरीदता है रिपब्लिक टीवी, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने आज गुरुवार को फॉल्स टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। इन चैनलों की जांच की जा रही है, जबकि टीआरपी के जोड़तोड़ के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स टीआरपी का रैकेट चल रहा था, पैसा देकर फॉल्स टीआरपी कराया जाता था। पुलिस के खिलाफ कई तरह का एजेंडा चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा करते हुए 2 की गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें ऐसी सूचना मिली कि पुलिस के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। फॉल्स टीआरपी को लेकर क्राइम ब्रांच ने एक नए रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हालांकि इस संबंध में रिपब्लिक टीवी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उस पर पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी पर झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह केस में उनसे कई सवाल किए थे। रिपब्लिक टीवी पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करेगा। भारत के लोगों को सच्चाई की जानकारी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में परमबीर सिंह की जांच संदेह के घेरे में है। उन्हें इस मामले में आधिकारिक रूप में माफी मांगे या फिर वह कोर्ट में हमारा सामना करे। कमिश्नर ने बताया कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए के विज्ञापन टीवी इंडस्ट्री में आते हैं और टीआरपी के आधार पर ही विज्ञापन के रेट तय किए जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक संस्था है बीएआरसी ने इन बैरोमीटर की निगरानी के लिए एक करार किया है। पुलिस ने बताया कि हंसा नाम की कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारी कुछ चैनलों के साथ इस डेटा से छेड़छाड़ कर रहे थे। वे डेटा में हेरफेर करने में संलिप्त थे। वे कुछ घरों में कुछ चैनलों को रखने के लिए कहते थे, भले ही वे मेरे घर पर ना हो। पुलिस के अनुसार कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि अशिक्षित घरों को अंग्रेजी चैनल देखने के लिए कहा गया था। पुलिस ने कहा कि हमने इस केस में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है और हमें उनकी हिरासत मिल गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी कुछ परिवारों को रिश्वत देते थे और उन्हें अपने घर पर कुछ चैनल चलाए देखने के लिए कहते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे बिहार चुनाव में करेंगे प्रचार, शिवसेना उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। वे अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। गुरुवार को शिवसेना ने बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले अपने 22 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शिवसेना बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना लिया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अलावा बिहार में शिवसेना के सुभाष देसाई, संजय राउत, अनिल देसाई, विनायक राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल शिवाले और कृपाल तुमाने चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास की राजनीति को लेकर कमलनाथ ने शिवराज को दी चुनौती, बोले मेरे 15 महीने बीजेपी पर भारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच विकास के मुद्दे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने आज सुबह कहा था कि पिछली सरकार पैसे का रोना रोती थी, लेकिन कोरोना संकट काल में भी मौजूदा सरकार ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर दिया। भाजपा सरकार द्वारा पिछली सरकार को विकास विरोधी करार देने पर कमलनाथ में भी जवाबी हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव के दौरान सीएम शिवराज के जेब में नारियल लेकर चलने और कहीं भी छोड़ देने, कहीं भी घोषणा कर देने की बात मैं नहीं कहता। यह तो बीजेपी पार्टी के नेता और प्रदेश की जनता कहती है। यह सच्चाई भी है। इसके कई उदाहरण भी प्रदेशवासियों के सामने हैं।
कमलनाथ ने कही ये बात। कमलनाथ सरकार में पैसे का रोना रोने के शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने विकास कार्यों के लिए कभी भी पैसे का रोना नहीं रोया। रोना जरूर रोता हूं कि प्रदेश के जिस खजाने से राज्य का विकास होना चाहिए था, जिस खजाने की एक एक पाई पर प्रदेश की जनता का हक है, उस खजाने को आपने अपने 15 साल की सरकार में झूठे अभियानों, आयोजनों, यात्राओं, प्रचार प्रसार और खुद की ब्रांडिंग के नाम पर जमकर लुटाया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।